बालाघाट जिले में आकर्षण का केंद्र बने हैं सारस पक्षी के जोड़े। संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग ले रहा है किसानों और पर्यावरणविदों की मदद। बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों दुर्लभ हो रहे सारस पक्षियों के जोड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह पक्षी वर्ष 2003 से जिले में लगातार देखे जा रहे थे, लेकिन बीच के कुछ वर्ष में इनकी संख्या काफी कम हुआ करती थी, जो अब एक अनुमान के मुताबिक 60 से अधिक हो गई है। जिला प्रशासन और वन विभाग इनके संरक्षण को लेकर पक्षी प्रेमी पर्यावरणविदों की भी मदद ले रहा है। सारस पक्षी पहले किरनापुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बड़ी तादाद में दिखाई देते थे, लेकिन अब बालाघाट शहर के आसपास भी इनके जोड़े आसानी पूर्वक दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि सारस पक्षी की गणना के लिए 40 से अधिक युवा किसान और पर्यावरणविदों को लगाया गया है। पिछले साल इनकी संख्या 58 तक हो गई थी। इस बार यह संख्या बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि इन दिनों धान की बुआई का समय है। ऐसी स्थिति में यह पक्षी नैत्रा, पीपरझरी, देवगांव, सालेटेका, चिखला, मोहगांव, मौदा, आमगांव, किरनापुर, टेकाड़ी, गांगुलपारा समेत अन्य स्थानों पर जोड़े में अक्सर दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग ने करीब 30 स्थानों को चिन्हांकित किया है। सारस पक्षी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार जोड़ा बनाते हैं और वे पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। यदि किसी कारण से एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा भी सुस्त होकर खाना पीना त्याग देता है, जिससे प्रायः उसकी मौत भी हो जाती है। सारस को इसी विशेषता के कारण सामाजिक पक्षी भी माना जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने से मुस्लिम समाज आहत। विवादित न्यूज शो को लेकर चर्चा में रहने वाले एंकर अमिश देवगन पर कार्यवाही की मांग। अपने विवादित शो को लेकर चर्चा में रहने वाले एंकर अमिश देवगन ने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इसे लेकर आज भरवेली के मुस्लिम समाज के द्वारा अमिश देवगन के विरुद्ध FIR दर्ज करने आवेदन दिया गया। बताया गया कि सूफी संत हजरत ख्वाजा को लेकर एंकर अमिश देवगन ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें धर्म परिवर्तन करने वाला लुटेरा बताया। इसी को लेकर मुस्लिम समाज ने अमिश देवगन के इस शब्द प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए सभी धर्मों के लोग हर साल उनकी दरगाह में उमड़ते हैं। उनके प्रति भारत के लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्थाएं रखते हैं और मुरादें पूरी करने के लिए हर साल अजमेर पहुंचकर दुआएं करते हैं। लेकिन एक शो के दौरान अमिश देवगन ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान देते हुए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे देश भर के मुस्लिम समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है। न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, जो ऑल इंडिया लेवल पर प्रसारित होता है यह चैनल, और इस चैनल पे हिंदुस्तान के एक महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इस न्यूज़ चैनल के एंकर अमिश देवगन द्वारा ख्वाजा साहब के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और काफ़ी कुछ उनके बारे में गलत कहा गया है। उसी को लेकर के आज भरवेली मुस्लिम समाज यहाँ भरवेली थाने में आया और FIR दर्ज करने की मांग की गई है और आवेदन दिया गया है कि अमिश देवगन, उसके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 और उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो और देश में जो ये मीडिया के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा हमारा गंगा जमुना तहजीब है, इसको बांटने की जो कोशिश की जा रही है, ये बंद हो। और क्योंकि हमारा जो देश है ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। यहाँ हम लोग सारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर हर किसी के सुख और दुख में शरीक होते हैं। ये हमेशा हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे। ये जो तरीके से ये जो न्यूज़ एंकर वाले पता नहीं किसकी साजिश है कि इस देश में दंगा कराया जाए हिंदू मुस्लिम के खिलाफ में, ये बंद हो और ऐसे न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी की मांग को लेकर हम यहाँ थाना भरवेली में आज एकत्रित हुए हैं।
मगरदर्रा घटना में 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजली के तार बिछाने से 2 लोगों की हुई थी मौत। वन्य प्राणी के शिकार की नीयत से बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत होने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य फरार है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के मगरदर्रा में विगत 26 मई को यह घटनाक्रम सामने आया था, जहां वन्य प्राणी के शिकार को लेकर बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 25 मई की रात्रि में 9 बजे के बीच अज्ञात लोगों ने मगरदर्रा निवासी चिंतामन पटले के खेत से गुजरी विद्युत लाइन से जीआई तार जोड़कर अवैध रूप से कनेक्शन लगाया था, जो वन्य प्राणियों का शिकार करने की फिराक में थे। लेकिन इस तार की चपेट में आने से मगरदर्रा के सुंदरलाल और रामचरण पंचेश्वर की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 लोगों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने शिकार के लिए तार बिछाना कबूल किया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। 25 मई को हमें ये घटना हुई थी कि करीब 2 लोग मगरदर्रा के जंगलों में उनकी लाश मिली हुई है, जिसकी सूचना हमें 26 तारीख को मिली। सूचना पर हमने मर्ग कायम किया। मर्ग जांच के बाद हमने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 30 तारीख को उनके विरुद्ध 304, 201 और 135 विद्युत अधिनियम के तहत हमने अपराध की कायमी की। अपराध की कायमी करने के बाद हमने अज्ञात आरोपियों की तलाश की, मुखबिर वगैरह लगाए और हमें कल 16 तारीख को मुखबिरों से सूचना मिली कि एक बंदा जिसका नाम परदेसी गौड़ है वो इधर उधर भाग रहा है और उस पर शक है कि उसी ने शायद ये तार वगैरह लगाई है। इसके जिसको हमने पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की। उसने खुद अपराध कबूल किया और करीब 5 और लोगों के नाम बताए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं, इनमें से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार करना शेष है। 87 दिनों के बाद खुले कान्हा नेशनल पार्क के गेट। पहले दिन करीब सैकड़ा भर सैलानियों ने किया कान्हा में बाघ का दीदार। कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का भी कराया जा रहा है पालन। कान्हा नेशनल पार्क के गेट सैलानियों के लिए खुल गए हैं। पार्क के खुलते ही 100 से ज़्यादा सैलानी यहां पर सैर सपाटे के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें बाघ के दीदार भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पार्क में इससे बचाव के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। जंगल सफारी में लगे जिप्सी वाहन भी सैनिटाइज किए गए हैं। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंस के साथ गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आपको बता दें कि 87 दिन से बंद कान्हा नेशनल पार्क 15 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए यह पल काफ़ी राहत भरा है, क्योंकि वे लंबे समय से पार्क खुलने का इंतजार कर रहे थे। कान्हा नेशनल पार्क में कोरोना वायरस के संक्रमण से सैलानियों और स्टाफ के बचाव के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को पहुंचते ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सैलानियों और पार्क की सभी गाड़ियों को भी सैनिटाइज करने के बाद पार्क में प्रवेश दिया जा रहा है। पहले की तुलना में सीट क्षमता में कटौती कर दी गई है, ताकि सैलानी फासले के साथ उसमें बैठ सके। इसके साथ ही कैंटर वाहनों से सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए 18 की जगह 12 व्यक्तियों को बैठाया जा रहा है। आज आपका पार्क का पहला दिन था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही शानदार रहा, काफ़ी मज़ा आया। एकदम ग्रीन था पूरा ही पार्क और बहुत सारे जानवर देखने मिले। स्पेशली जो हम टाइगर देखने के लिए गए थे उसकी भी काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। हमको एक उमरपानी मेल टाइगर दिखा, तो काफ़ी मज़ा आया। इस टाइम का हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। लॉकडाउन के चक्कर में पार्क जो बंद हो गया था, लेकिन आज पार्क ओपन हुआ और पहली सफारी हम लोग की बहुत ही शानदार हुई। सभी को बहुत मज़ा आया। नरेंद्र बैक मार, नरेंद्र बैक मार, मेरे को दे बैक मार।
बीकानेरी स्वीट्स के कारखाने पर की गई छापामार कार्रवाई। गंदगी के बीच बनाई जा रही थी खाद्य सामग्री। नगर के देवी तालाब के पास स्थित कारखाने में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मौके पर अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान टूटी फर्श, गंदगी युक्त बर्तन, अस्वच्छ परिस्थिति में स्टोर रूम में खाद्य सामग्री का भंडारण, उपकरणों में जंग एवं परिसर की दीवारें, नालियां अत्यंत अनहाइजीनिक पाई गई। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा कारखाना संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय मेरे साथ मौजूद है लांजी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिखली में। और चिखली ग्राम पंचायत से हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो हाउस स्कीम चलाई जा रही है, उस हाउस स्कीम के तहत में जिन पात्र हितग्राहियों को इसका एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए था, उन हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिला है और अपात्र लोगों को इसमें बड़े पैमाने पर लाभ दिया गया है, जिससे कई ऐसे हितग्राही हैं जो इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वे लगातार परेशानी से भी घिरे हुए हैं। यही जानने के लिए हम इस समय ग्राम पंचायत चिखली में रामेश्वर दसरिया जी के यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उनकी जो स्थिति है उसका अवलोकन करेंगे। इसके साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके साथ हाउसिंग योजना में किस तरह का छलावा हुआ है, किस तरह का घपला हुआ है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत चिखली के अंतर्गत रामेश्वर दसरिया जी की है, जो कि एक कृषक परिवार से है और इनका मकान 2018 में एक बाढ़ प्रभावित आपदा के चलते गिर चुका था और पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है मकान की है और ये मकान 2018 में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद में मकान धराशायी हो गया था। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ की वजह से इस मकान को नुकसान पहुँचा था और इस नुकसान की वजह से इस परिवार को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी, किस तरह की परेशानी हो गई, ये तो हम बात करेंगे हितग्राही से। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो मकान है, इनके पीछे से जो एक नाला खेत का जो रास्ता है, यहाँ से होकर बड़े पैमाने पर बारिश का पानी वो एक नाले में प्रवाहित होता है, तो यहीं से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से इनका मकान 2018 में अत्यधिक पानी आने से, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पीछे का भाग, केवल सामने का हिस्सा जो था वो सुरक्षित रह गया था, जिसमें यह परिवार वर्तमान में यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा है। हमें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये बताया गया है कि रामेश्वर दसरिया जी की माताजी के नाम से कुछ साल पहले जो प्रधानमंत्री आवास स्कीम है उसके तहत में इनकी माताश्री के नाम से आवास पात्र हितग्राही के तौर पर इन्हें लाभ मिलने वाला था। चूँकि लेकिन इनकी माताश्री का देहांत हो चुका था, जिसके चलते यह लाभ उन्हें नहीं मिल पाया था। लेकिन इनके परिवार के जो पुत्र है, बड़े पुत्र है रामेश्वर दसरिया जी, उसके बाद में इस योजना के तहत में इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से, या हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी ओर से इनके मकान को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज उनको दयनीय अवस्था में यहाँ पे जीवन यापन करना पड़ रहा है और आगे चल के यह दयनीय अवस्था इनके लिए जनहानि का भी कारण बन सकती है, क्योंकि इनके मकान की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मकान बुरी तरह प्रभावित हुआ है बाढ़ की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पे इनका रहना न केवल खतरे से खाली है बल्कि इनके जीवन पर भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है। रामेश्वर दसरिया जी के प्रकरण में ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जिस समय इनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था उस समय ग्राम पंचायत के कोटवार और सहायक सचिव के माध्यम से इनके मकान की जांच हुई थी और जांच के बाद में यह प्रकरण तहसील कार्यालय तक गया था और तहसील कार्यालय से बाकायदा इन्हें आरबीसी प्रकरण में चिन्हांकित कर इन्हें 2700 रुपये का मुआवजा भी आंशिक नुकसान के एवज में मिला था। इसके बावजूद पंचायत के द्वारा इस पात्र हितग्राही को दरकिनार करते हुए इनके मकान को स्वीकृत नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आज इन्हें 2 साल बाद भी एक टूटे फूटे मकान में निवास करना पड़ रहा है, जहां पे इनकी जान को हमेशा जोखिम बना हुआ है। पंचायत नहीं दिया ना, पंचायत को मैं आवेदन दिया था, पंचायत कुछ भी ध्यान नहीं दिया अभी तक के। कितने बार आवेदन कर चुके हैं आप? पंचायत को मैं 2-3 बार आवेदन दिया। पंचायत में सहायक सचिव आकर के देखा भी, इसको देखने के बाद में कुछ भी नहीं किया उसने।
सुनने में आया था कि 2018 में बाढ़ के समय में जब आपका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था तब आरबीसी प्रकरण के तहत में आपको कुछ मुआवजा भी मिला था। हाँ, मुआवजा मिला था ना 2700 रुपये तहसील तो उस से। समय क्या जांच हुई थी यहाँ पे मौके पर, हाँ, इन्वेस्टिगेशन हुई थी किसी हाँ, प्रकार? हुए थे ना जांच। जी, बताएंगे किस तरह से जांच हुई थी, कौन कौन अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे, ग्राम पंचायत लेवल से, तहसील स्तर से? तहसीलदार, पटवारी, कोटवार आए थे, सब देख करके गए। सहायक सचिव भी था। जी। देखने के बाद में चले गए वो। तो आपको कुछ लाभ मिला था उस समय? हाँ, 2700 रुपये मिला था मेरे तहसील से। जब आपका आरबीसी प्रकरण बना, आरबीसी प्रकरण के तब आपको लाभ मिला, तो ये पहली प्राथमिकता बनती है कि जब आपका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है तो मान चुकी है सरकार, हाँ। मान चुकी है। आरबीसी प्रकरण का मतलब ही होता है कि आपका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने के एवज में आपको मुआवजा भी मिल रहा है। तब पहली प्राथमिकता आपको मिलना चाहिए था कि आपका मकान स्वीकृत होना चाहिए था। क्या लगता है आपको किन कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया? आपको क्यों लाभ नहीं मिल पाया? इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या मालूम है पंचायत काय के लिए नहीं दिया था। पंचायत को तो मैं बहुत किया। मैंने कहा भैया मेरे को मकान दो, मेरे रहने के लिए मकान नहीं है, जी। मगर पंचायत ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर। व्यक्तिगत मतलब कोई मतलब विवाद है आपका नहीं, पंचायत के कोई साथ विवाद में? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं जी। तो फिर पंचायत क्या से। कारण मानते हैं कि आपको लाभ नहीं मिला? ऐसे और भी लोग होंगे जिनके नाम से मकान पास हुए होंगे, नहीं, तो बहुत फिर से आपका लोगों मकान के क्यों नहीं हुआ? जबकि बहुत से आपकी लोगों तो के पहली मकान मिला प्राथमिक। है, जी। पर मेरे को पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं तो पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस के अनुसार जो एसएससी डाटा 2011 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर मकान दिया जाता है। जो आवेदक हितग्राही है जिसका नंबर क्रम में 100 के ऊपर है, 105 या 10 होगा, उसी क्रम में है। और हम अभी पिछड़े में जो प्राथमिकता क्रम में 30 से 35 क्रम पर आए हैं। अगर उसका क्रम आ जाता है उस दिन उस हितग्राही को लाभान्वित किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें एक बात ये सामने आई निकल के कि उनका आरबीसी प्रकरण तैयार हुआ था, उनका मकान बाढ़ से प्रभावित हुआ था और जिसके तहत उन्हें मुआवजा भी मिला है। एक तो क्या कोई सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि इसमें जो हितग्राही है जिसको बिल्कुल आवश्यकता है आज मकान की, उनको तत्काल लाभ दिलाया जाए? ऐसा कोई प्रकरण ये नहीं है स्कीम? हितग्राही द्वारा ऐसे आरबीसी की जो अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त, उसके संबंध में आरबीसी प्रकरण के संबंध में आज तक हितग्राही ने पंचायत को सूचित नहीं किया है। जी। पर अगर सूचित नहीं भी करता और उसका वास्तविक मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है तो सरकार से जानकारी आने पर उसकी जानकारी भिजवा दी जाएगी और आदेश मिलने पर उसको लाभान्वित